स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ आया हूं इस वीडियो को लेके। और स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला में। हम लोग आज देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी में कुछ अच्छे क्वेश्चन, और स्टार्टिंग में कुछ हल्के क्वेश्चंस होते हैं यानी चैप्टर की बैकग्राउंड, यानी चैप्टर के कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज करा दें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं? कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो न्यूक्लियस होगा, उसके न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या को आप क्या कहेंगे? तो उसमें जो ऑप्शन है वो दे रखा आपका ए में परमाणु क्रमांक है, और बी में आपका द्रव्यमान संख्या है, और परमाणु भार, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपकी प्रोटोनों की संख्या कहलाती है आपका एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। सेकंड पर आते हैं किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी उसका एटॉमिक वेट। द्रव्यमान संख्या किसको व्यक्त करती है? तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में है कि ए नाभिक में प्रोटोनों की संख्या को दिखाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या को दिखाती है। सी ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। जी हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का ये टोटल आपकी क्या बनाता है? द्रव्यमान संख्या को इंडिकेट करता है। तो उसमें सही ऑप्शन है आपका सी, सेकंड का सी आंसर। ड्यूटेरियम 1s2 के नाभिक में न्यूक्लियनों के प्रकार किस तरह से होंगे? तो उसमें जैसे आप सभी जानते हैं 1s2 को अगर रिप्रेजेंट करें तो H जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 जो है ये आपकी द्रव्यमान संख्या है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों हैं। और बात की जाए केवल 1 के बारे में तो ये केवल आपके परमाणु क्रमांक होती है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉनों को इंडिकेट करती है, तो इसमें क्लियर है। तो न्यूक्लियनों के प्रकार कितने होंगे इसमें? तो थर्ड का जो ऑप्शन में दे रखा आपका एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि अगर 2 में से 1 को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। तो उसमें जो थर्ड का ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ में देखते हैं 92 यूरेनियम 238 नाभिक में से निम्नलिखित में से कौन से कण नहीं होंगे? तो उसमें लिखा है 92 प्रोटॉन, ऑब्वियस है 92 यूरेनियम लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को इंडिकेट करता है, तो प्रोटॉन तो इतने होंगे ही होंगे। ठीक है, 92 इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 92 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 146 न्यूट्रॉन है, तो अगर 238 में से आप 92 को अगर माइनस करते हैं तो 8 में से 2 माइनस कीजिए 6 आएगा, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 13, और 13 में से 9 को कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4, 146। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी इतने होंगे। और बात करें 238 न्यूक्लियन, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें जो कण नहीं होंगे वो है आपका फोर्थ में नाभिक में कण, ये 238 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन कहलाते हैं। एक मिनट वेट करिए, नाभिक के अंदर पूछ रहा है तो नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ये नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नाभिक के भीतर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेंसिटिव है। तो 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे भाई, ठीक है ना, फोर्थ का। 5 पर आते हैं 92 यूरेनियम 235 तथा 92 यूरेनियम 238 के परमाणु में क्या अंतर है? तो 5वें का क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए। एक तो यूरेनियम 235 की बात की गई है और एक बात की है 238 के बारे में बात की गई है, तो उसके परमाणु में क्या अंतर है? तो ए ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम 230 में 3 प्रोटॉन ना देखें, और यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन ना देखें, बी ऑप्शन में दिखा रहा है। और 3 में कह रहा है 238 में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन ना देखें। फोर्थ डी में 238 में यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ना देखें। तो उसमें 5 का जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है कि यूरेनियम 238 में आपके 3 न्यूट्रॉन ना देखें। 6 में बात करते हैं एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, किसको विक्षेपित करेगा? गामा किरणें जो होती हैं उन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, एक्सरेज पर भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन भी उदासीन होती है, तो वैद्युत क्षेत्र जो आपका विक्षेपित करेगा वो किसी चार्ज पार्टिकल को करेगा, और चार्ज पार्टिकल आपका कौन सा है? अल्फा कण है। ठीक है, तो इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे, और 6 का सी ऑप्शन सही है। 7 पर आते हैं एक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान में भिन्न है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न है, लेकिन समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, या समस्थानिक कहलाते हैं, संभारिक, आइसोटोप्स, आइसोबारिक, या समावयवी, ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं। तो उसमें 7 का जो सही ऑप्शन है, जिनके रासायनिक गुण समान हो, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न, रासायनिक गुण अगर समान होंगे तो उसमें प्रोटोनों की संख्या समान होगी, तो ये आपका क्या है? समस्थानिक कहलाएंगे। 8 पर आते हैं वे नाभिक जिनके लिए ए तथा जेड भिन्न है परंतु ए माइनस जेड कैसा होता है? समान होता है, क्या कहलाएंगे? तो ए माइनस जेड अगर समान हो रहा है तो उसमें आप क्या कहेंगे? क्या वो समस्थानिक कहलाएंगे? ओके, क्या वो समप्रोटोनिक होंगे या सम न्यूटोनिक होंगे या समभारिक होंगे? तो ए और जेड आपके भिन्न, लेकिन जब जेड में ए में से आप जेड को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी, और इसका मतलब ये हो कि अगर ए माइनस जेड सबका एक जैसा आ रहा है तो उसका मतलब उसमें समान न्यूट्रॉन है, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो वो नाभिक आपके क्या कहलाते हैं? सम न्यूटोनिक। ठीक है, तो इस तरह से 8 का सी ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख लीजिएगा कि इन परमाणु में आपका फोर्थ वाला, ठीक है, नाभिक में कौन से कण नहीं है? तो 92 न्यूट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, ये आपका सही है। ठीक है, नाभिक में नहीं रहते हैं वैसे तो। अगर यूरेनियम 238 92 यूरेनियम 238 की टोटल बात की तो उसमें 92 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे, लेकिन नाभिक के अंदर पूछ रहा है ना, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल है, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? जब दो नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉन होते हैं तो पहला ऑप्शन है केवल कूलाम बल काम करता है, केवल नाभिक या न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन है वो है आपका 9 का ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन, दोनों बल कार्य करेंगे।
ओके, 10 पर आते हैं, नाभिकीय बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल है, विनिमय बल है, चुंबकीय बल है या स्थैतिक वैद्युत बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स या एक्सचेंज फोर्स। ठीक है, तो 10 वाले को अगर हम देखें तो उसमें जो सही है विनिमय होता है मेसन नामक कण का, जिसके कारण ये नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्सेज उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में पाइयोनल सबसे प्रबल बल भी आपका कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्सेज है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे त्वरित नहीं कर सकता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसको आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो? तो उसमें जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो चार्ज पार्टिकल के लिए आपके लिए उस पर्टिकुलर चार्ज पर आवेश होना चाहिए। तो उसमें जितने भी न्यूट्रॉन को छोड़ के जितने भी कण दिखाई दे रहे हैं उन सब पर चार्ज है। तो उसमें जो त्वरित नहीं होगा वो आपका न्यूट्रॉन नहीं होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसके साथ साथ निम्न में से न्यूक्लियस से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? तो उसमें जो 12 है, 12 का ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है या बंधन ऊर्जा। तो उसमें जो सही ऑप्शन वो आपका डेंसिटी लगाएंगे। डेंसिटी जो है वो आपकी चेंज नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती है। तो घनत्व इसमें आपका सही ऑप्शन है। 13 में आइए, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट आवर घंटा मात्रक किसका है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है शक्ति का है, बी में देखिए ऊर्जा या बलागुण या इनमें से कोई नहीं। 13 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी किसका है? ऊर्जा का मात्रक है, जो विद्युत ऊर्जा आप खर्च कर रहे हैं। मित्रों, ये जितने भी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, नॉट फॉर ओनली द फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए जितने भी आप कंपटीशन वगैरह आप में बैठ रहे हैं या जो भी आपके कांटेक्ट में हो, उनको प्लीज़ ये वीडियो सेंड कीजिए, उन्हें बताइए इसकी उपयोगिता। और मैं कई बार देख भी चुका हूँ कि इस बार पीजीडी के भी पेपर में कई सारे क्वेश्चन हम लोगों के दिए गए वीडियो में आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित बीटा किरणें वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे थे या नाभिक के अंदर पहले से ही मौजूद थे, उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न हुए थे या उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के बाहर से उत्पन्न हुए थे। तो जब भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से वो बीटा किरणें जो उत्सर्जित होती हैं तो उनके लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है आपके उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन पे आप सही लगाएंगे। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर, निम्नलिखित में भौतिक कण नहीं है, तो उसमें से कौन सा भौतिक कण नहीं है आपके पास में? तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो आपके अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें या धन किरणें। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका 15 का वो है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। गामा किरणें जो है कोई भी भौतिक कण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखें, बीटा कणों का द्रव्यमान नियत रहता है, उनके आवेश पर निर्भर करता है, उनके वेग पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं? 16 है, 16 का सी ऑप्शन आपका सही है, उनके वेग पर डिपेंड करता है बीटा कणों का द्रव्यमान। नेक्स्ट है सूत्र n = n0 e⁻ का लैम्डा इंटू टी। ठीक है, जहाँ लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट या क्षय नियतांक कहलाता है। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? कूलाम्ब नियम का है या स्टीफन का नियम है या रदरफोर्ड और सोडी का नियम है और या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही है ये है आपका रदरफोर्ड और सोडी के नियम से है। 17 का सी आपका सही है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 18 पे, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर समय अंतराल में अविघटित परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक मान का कितना होती है? तो इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, डी के कांस्टेंट की बात अभी हम कर रहे थे, = 1/λ के होती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया इसकी प्रारंभिक मान का कितना होता है, तो उसमें जो परसेंटेज में इसकी वैल्यूज दे रखी है आपके पास में, तो 18 का इसमें सही आंसर लगा है 38.8%। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए, 1 मिनट अर्धायु का एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लें, यदि उसके एक नाभिक का अभी क्षय हुआ हो तो अगला नाभिक क्षय कितने समय बाद होगा? तो इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस, और न्यूक्लियर प्रोसेस जो होती है उसमें आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, कितने समय भी बात हो सकती है, कितने भी टाइम बाद उसमें उसका नाभिक जो है क्षय हो सकता है। इसके लिए आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन है, किसी भी समय के बाद उस प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट का फ़ोन भी आया था कि सर काफ़ी सरल क्वेश्चंस आप बना रहे हैं। तो सरल इसीलिए है बेटा कि आपको वो चीज़ आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, कहीं पर भी किसी भी एक्सपर्ट से गलती हो सकती है। तो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस होना थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस को किनारे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, E = mc² समीकरण आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, E = mc²। और इसी समीकरण से हम ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सही ऑप्शन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, 20 का बी आंसर आपका इसमें करेक्ट है। 21 पे आते हैं, किसी नाभिक के स्थायित्व का निर्णय किससे होता है? कोई नाभिक, कोई भी न्यूक्लियस आपका स्टेबल है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? नाभिक की टोटल बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा से, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा से, और नाभिक में प्रोटोनों की संख्या से, या फिर डी है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या से। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें 21 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी भी नाभिक के स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है। यदि 22 पर आते हैं, यदि एक न्यूक्लियन को नाभिक से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा En तथा एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त कराने के लिए ऊर्जा E
ई हो तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो संबंध है, इसमें पहला ऑप्शन कर रहा है ई एन इक्वल होने चाहिए ई के, या ई एन इज़ ग्रेटर देन ई, ठीक है। थर्ड वन है ई एन का मान कम हो ई से, और या फिर दोनों या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन, ई एन का मान अधिक होना चाहिए ई से। 23 पर आते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन को सरलता से मंदित किया जा सकता है। जो भी तेज न्यूट्रॉन्स हैं उनको मंदित करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है शीशे का कवच प्रयोग करके, या उन्हें भारी जल से गुजार कर, या बाहरी नाविकों के साथ आपका प्रत्यास्थ संघट्ट के द्वारा, या तीव्र वैद्युत क्षेत्र लगाकर, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र का तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं है उन पे, न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन तो निरावशित होंगे, तो बी डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही खराब है, ठीक है। तो उसमें जो है भारी जल, ठीक है, DTO का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा उन्हें मंदित किया जाता है। 24 पे आते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने के लिए हमें विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान एक बहुत कम होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, विशेष द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, जिसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, एक विशेष द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, जिसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। मिनिमम इतना साइज उसका होना चाहिए। बात करते हैं समीकरण नंबर आपकी 25 है, समीकरण 4 टाइम्स 1H1, ये 2He4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये समीकरण किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बीटा 6 को दिखा रही है, गामा 6 को दिखा रही है, संलयन को दिखा रही है, या फिर विखंडन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये आपके संलयन की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सी संलयन के द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन आप लगाएंगे इसका सी ऑप्शन। 26 कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि नाभिक को विकिरण ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिलता है। तो नाभिक विखंडन होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, साइक्लोट्रॉन होता है, या फिर नाभिकीय संलयन। तो उसमें सही है नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा सूर्य को प्राप्त होती है, जिसे हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं, और विकिरण ऊर्जा के द्वारा पूरी पृथ्वी को सभी को ऊर्जा का प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नाभिकीय विखंडन का रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के रूप में, परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो विध्वंसकारी है, परमाणु बम आपका विध्वंसकारी है, हाइड्रोजन बम भी आपका विनाशात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करके हम जो नाभिकीय विखंडन की एनर्जी है उसको अच्छे अच्छे कार्यों में, मानव सृजन के कार्यों में लगा सकते हैं और लगाते हैं। 28 पर आते हैं, सीरियस तारे में उत्पन्न ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के जिस चक्र की अधिक संभावना है वह कौन सा चक्र है। तो सूर्य में भी हाइड्रोजन चक्र है, कार्बन नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। तो इसमें सीरियस तारे के बारे में पूछा गया है, निकटतम तारा है। तो इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो कार्बन चक्र को माना गया है। तो यहाँ पर ये अपना 28 क्वेश्चन के बाद में कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। आइए और कुछ परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन आपके साथ में और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक एक्स को अर्धायु 50 वर्ष है। यदि एक स्थायी नाविक वाई में 6 होता है तो चट्टान के नमूने में ये दो तत्व एक्स और वाई का जो रेशो है वो 1:15 के अनुपात में पाए गए हैं। चट्टान की जो अनुमानित आयु है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अगर इनिशियली हम बात करें, तो अगर प्रारंभ में बात की जाए बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो अगर परमाणु एक्स के n0 परमाणु आपके उपस्थित हैं, ठीक है, और इनमें से क्या हो गए, n आपके विघटित हो गए। तो और ये जो विघटित हुए हैं ये कैसे होंगे, y के परमाणु होंगे, ठीक है। साइन वाई में 6 हो जाता है, y में 6 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशो निकालें तो n = n0 ये आपके पास में गिवन करके दे रखा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 कितना है 1/15 के इक्वल है। वहीं पर अगर बात देखी जाए कि इस 1/15 को हम लगभग 1/16 भी कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। तो इसी के लिए अनुमानित आयु निकालने के लिए आपको थोड़ा उसके पास पहुंचना पड़ेगा। तो 1/15 को हम अगर 1/16 कंसीडर कर लेते हैं तो वी कैन राइट ऑल्सो 1/2⁴। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें 1/2n से, तो यहाँ पर अर्धायुओं की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी, n = 4 के इक्वल होगा। और क्योंकि 50 वर्ष से दे रखी है अर्धायु, तो अगर टोटल टाइम निकालें तो कैपिटल T = n × t ½ ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्धायु संख्या आपके पास में 4 मिली और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 50 के साथ में, तो 50 × 4 दिस इज इक्वल्स टू 200 ईयर्स। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 200 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि यदि 27 एल्युमिनियम नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी निकाली गई है तो 125 52 नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर इसकी रेडियस आपको पता करनी, तो रेडियस और कैपिटल ए यानी द्रव्यमान संख्या में जो फॉर्मूला होता है उसको आप देख लीजिए। r = r0, पावर कितनी होगी, 1/3 के इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसके मानों को रखते हैं तो उसकी मान की जो वैल्यू है वो आप पहले पता करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मान निकालेंगे वैल्यूज़ का 127 से, ठीक है ना। तो 127 अपॉन इसका तो रेशो बना लीजिए, r0 से आपका r0 कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर हम 125/27 तो इसमें जो पावर आ जाएगी आपकी कितनी आएगी, 1/3 के इक्विवेलेंट आएगी। देख सकते हैं ये 5 का क्यूब हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 3 का क्यूब, तो उसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 और सब में कर दीजिए 1/3
और यहाँ पर भी 1/3, यानी कितना रह जाएगा आपके पास में 5/3 बचेगा। अब 5/3 आपकी जो रेशो आ गया, तो इसमें आप इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 5/3 मल्टीप्लाई विद 3.6 कितना टाइम्स आएगा, 1.2 टाइम्स आएगा। 12 5 जा 60 होता है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका 6 फर्मी। तो यहाँ पर जो सही आंसर वो आपका डी ऑप्शन सही है, 6 फर्मी। AIEEE में 2005 में आ चुका है। 3 लिथियम 7 नाभिक का द्रव्यमान इसके सभी न्यूक्लियनों के योग से 0.042 AMU होना चाहिए, कम है। इसमें पूछा है 3 लिथियम 7 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि ये जैसा मैंने बताया ये आपका मास इफेक्ट दे रखा है, ठीक है, द्रव्यमान क्षति इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति आपको गिवन करके दे रखा है, इतना है, और उससे आपको अगर एनर्जी निकालनी है तो 931 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 931 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, 0.042 मल्टीप्लाई विद 931, और ये आपके पास में टोटल एनर्जी निकल आएगी इस द्रव्यमान क्षति से। और प्रति न्यूक्लियन निकालनी है तो 7 का आप इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसका इसमें भाग लगा देंगे, और भाग लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी 5.6 के अराउंड, और ये आपको मिलेगा 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। द्रव्यमान क्षति से एक क्वेश्चन मिलेगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। T=0 पे एक रेडियो एक्टिव नमूने की सक्रियता N0 ये रखी है, N0 आपकी प्रति मिनट है। T=5 मिनट पर यह N0/E के बराबर होती है। वैसे हमें बताना जब सक्रियता की रिएक्टिविटी घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी यानी हाफ रह जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए आप उसी फॉर्मूले को लगाएंगे कि R=R0 है ना, और ये लगेगा आपका e⁻⁻ गामा इंटू टी के बराबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, इसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको आप प्लेस कीजिए। आर की रिएक्टिविटी उन्होंने दे रखी कितनी रह जाती है, N0/E रह जाती है, N0/E के बराबर रखा। R0 का जो मान है वो आप N0 के बराबर लिख लीजिए, और E की पावर माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि टाइम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 मिनट, तो 5 × लैम्डा। ओके, यहाँ से N0 से N0 कैंसिल कीजिएगा, और यहाँ पर E को जब आप ले जाएंगे, E की पावर -1 दिस इक्वल्स टू E⁻⁻5 लैम्डा। ओके, यहाँ पर आप अब पावर्स को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा -1 = -5 लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू सीधे सीधे आपको मिलेगी वो आप कर दीजिए 1/5। तो यहाँ से जो लैम्डा का मान आपको मिला दिस इक्वल्स टू 1/5, ये आपको मिलेगा प्रति मिनट, ठीक है, पर मिनट, प्रति मिनट ये मान आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आगे हम अगर देखें तो टोटल टाइम हमको निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हमको फार्मूला देखना पड़ेगा किसके बराबर होता है। T log E की वैल्यू लिख दीजिएगा, log E2/लैम्डा। इसका मान लगाएंगे तो log E2, और लैम्डा का जो मान आपके पास में आया वो कहता है 1/5, यानी 1/5 आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, हर का हर ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँचेगी, और उसको आप लिख सकते हैं 5 log E2 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल टाइम आपके पास मिलेगा, और जो ऑप्शन है आपका सही है वो 5 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा जल्दबाजी कर देंगे, बेस 10 में ना चले जाइएगा, बेस आपका क्या आएगा, ई के बराबर आएगा, तो 5 log E2 के इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया 1s2 + 1s3 एरो 2He4 और प्लस एक न्यूट्रॉन में यदि 1s2 1s3 और 2He4 नाभिकीय बंधन ऊर्जा दे रखी है ABC मिलियन इलेक्ट्रॉन में हो तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसके लिए अगर फॉर्मूला हम लोग लेके चलें तो फ्री होने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ई का जो मान होगा वो होगा हीलियम नाभिक की जो ऊर्जा है, ठीक है, हीलियम नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा जो है प्लस माइनस उसमें जितने भी नाभिक भाग ले रहे हैं, नाभिक अगर भाग लेने वाले कारकों की टोटल बंधन ऊर्जा कितनी है, तो सी का माइनस करेंगे किसके साथ में, A + B के साथ में, ठीक है ना, ये इक्वेशन बनेगी। और माइनस से आप जानते हैं जब माइनस का करेंगे तो C माइनस से और -B दोनों होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है देखिए कौन सा वाला है, इसमें आपका B ऑप्शन करेक्ट है, C -A - B, तो इस रूप में भी आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन के द्रव्यमान को mn न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को परिचय करता है। एक नाभिक जिसकी बंधन ऊर्जा B है, न Z प्रोटॉन Z n न्यूट्रॉन है, तो नाभिक का द्रव्यमान m किससे प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम द्रव्यमान क्षति को आप कंसीडर करें तो नाभिक का द्रव्यमान जो होता है वो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान क्षति से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सही है कि आप अब करेंगे, ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का मतलब हुआ कि n न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान n के बराबर, प्लस Z प्रोटॉन है और प्रोटोनों का द्रव्यमान MP से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस कीजिएगा इसमें एनर्जी को जो किसके बराबर है, B/c² के इक्विवेलेंट है, B/c²। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपके साथ में है, तो साथ में का जो ऑप्शन है वो B आपके सपोर्ट कर रहा है, तो B पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नाभिक का जो रूपांतरण है x + n = 3 लिथियम 7 + अल्फा के द्वारा दिखाया गया है। x का नाभिक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले तो अल्फा को देख लीजिए, तो अल्फा जो होगा आपको 3 लिथियम 7 तो यहाँ पर गिवन है, प्लस अल्फा की वैल्यू लिखें तो 2He4 के बराबर, बैलेंस कर लीजिए दोनों तरफ से। तो यहाँ पर जो कि न्यूट्रॉन की बात करिए तो ये 0 n1 होता है, प्लस अब जरा देखिए 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है। 5 के 2 ऑप्शन आपके पास हैं, 5b10 या 5b9 यानी बोरोन के केस में। तो 7 और 4 आपके 11 होते हैं, 11 में से एक तो न्यूट्रॉन ने रख लिया और कितना रह गया आपके पास में 10 बचा। तो यहाँ पर 5b10 आपका सही आंसर है और ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 लिथियम 7 और 2 He4 की प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा आपके सामने गिवन है 5.60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिएक्शन आपके सामने दिखाई है। तो यहाँ पर कितनी प्रोटॉन की ऊर्जा मुक्त होगी, तो इसमें केवल आपको करना ये है कि आपको टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर 1H1 की जो एनर्जी निकलेगी उसमें क्या कर दीजिए, लिथियम को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि आपको 1H1 की ऊर्जा जो निकालनी है, यानी 1H1 की ऊर्जा किसके बराबर होगी, ये आप कर दीजिएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 इंटू, ठीक है ना, 4 क्योंकि एटम है तो 4 इंटू ये वैल्यू बराबर होगी 7.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसे ब्रैकेट में बंद कीजिए और फिर कीजिए माइनस का 7.7 इंटू 5.6 नॉट 0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर आप